चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे भारत का संविधान, भारत के संविधान का इतिहास। भारत सरकार अधिनियम 1919 से प्रारंभ करते हैं। इसके पहले की चर्चाएं हम दूसरे वीडियो में कर चुके हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 इस कानून के अनुसार भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब भारतीय विधानमंडल के रूप में बदल लिया गया है। इसके दो सदन थे, एक काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य परिषद के 60 सदस्य होते थे, जिसे अभी हम काउंसिल ऑफ स्टेट बता चुके हैं। ये सदस्य नाम निर्देशित या चुने हुए हो सकते थे, दोनों तरह के हो सकते थे। 60 सदस्यों की इस परिषद में 33 सदस्य चुने हुए तथा शेष 27 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नामांकित किए गए होते थे। इनमें केवल 20 सदस्य सरकारी ओहदों पर रह सकते थे। केवल केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य होते थे, जिनमें 40 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। 25 सदस्य शासन प्रतिनिधि तथा 15 सदस्य अशासकीय प्रतिनिधि थे। शेष बचे हुए 103 सदस्य ये चुनावों से निर्गमित होने वाले थे। अर्थ से जुड़े हुए विधेयकों को पारित करने हेतु दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक थी। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का तथा विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। दोहरी शासन प्रणाली 1919 के इस अधिनियम द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली लागू की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में अलग अलग कानून बनाने के लिए कर दिया गया। फिर प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में बांटा गया, एक रक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। भारत में क्रमबद्ध पद्धति से उत्तरदायी शासन पद्धति की स्थापना करने का यह प्रयास था। इसके बाद लॉर्ड साउथबरो समिति आती है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के कारण चुने गए सदस्यों की संख्या बढ़ गई। विभिन्न समूहों को सम्मिलित करने के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। विभिन्न समूहों के प्रतिनिधित्व के अधिकारों का प्रश्न भी उपस्थित होने लगा। इसलिए लॉर्ड साउथबरो समिति की अध्यक्षता में निर्वाचन अधिकार समिति गठन किया गया। इस समिति के समक्ष बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में अलग से निर्वाचन तथा सुरक्षित स्थानों की मांग की। उन्होंने समिति से कहा, देश के नेता भारत के लिए गृह शासन की मांग कर रहे हैं, किंतु वह दलितों को प्रतिनिधित्व देने को तैयार नहीं है।
सभी इस बात को मानते हैं कि स्वतंत्रता एक ब्राह्मण का जन्म सिद्ध अधिकार हो सकता है, तो एक दलित का क्यों नहीं? स्वतंत्रता ब्राह्मण की भांति अछूत का भी जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा साहब ने इस बात को पुरजोर तरीके से लॉर्ड साउथबरो समिति के सामने रखा। इसे हम बाबा साहब की दूरदर्शिता मान सकते हैं और संविधान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण पहल मान सकते हैं। इसी दौरान राजर्षि साहू जी भी रहे, इनका भी योगदान बहुत अधिक रहा। जैसा कि जानते हैं, साउथबरो समिति ने अछूतों की पृथक निर्वाचन की मांग तो नहीं मानी, किंतु अछूतों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 7 से बढ़ाकर 24 कर दी। माननीय डॉक्टर अंबेडकर तथा राजर्षि साहू महाराज की भेंट सन 1919 ईस्वी में हुई। राजर्षि साहू जी महाराज कोल्हापुर रियासत के महाराजा थे। राजर्षि साहू जी गैर ब्राह्मण जनता के राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्षशील थे। साहू महाराज ने अस्पृश्यों के स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग का पूर्ण समर्थन किया। उनके रूप में दलित वर्ग को एक नया मित्र मिला। अस्पृश्यों के नेताओं ने उनसे अनुरोध किया वे उनकी मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए सहयोग करें। अंग्रेजों की शिक्षा नीति के कारण भारत में ब्राह्मण ब्यूरोक्रेसी का प्रादुर्भाव हुआ। भारत की उच्चतम प्रशासकीय सेवाओं में केवल ब्राह्मणों का ही बोलबाला था। ब्राह्मण तथाकथित उच्च वर्ण का दावा था कि केवल वे ही राजनीतिक सत्ता के अधिकारी हैं। जैसा कि अभी कहा भी जा चुका है कि स्वतंत्रता एक ब्राह्मण का जन्म सिद्ध अधिकार हो सकता है, यह उनका दावा था, अन्य पिछड़ा वर्ग या बहुजन समाज नहीं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि यदि ब्राह्मण को स्वतंत्रता का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो एक अछूत दलित या गैर ब्राह्मण को भी यह अधिकार होना चाहिए। ब्राह्मणों की डरपोक थी। गर्व से वह कहते थे, जब परशुराम ने 21 बार धरती क्षत्रियहीन कर दी, तो अक्षत्रिय बचे ही कहाँ हैं। अब भारत में केवल 2 वर्ण बचे हैं, ब्राह्मण और शूद्र। मनुस्मृति ब्राह्मणों के संविधान के अनुसार तो शूद्र सत्ता के अधिकारी हो ही नहीं सकते। इस तरह यह संघर्ष होता रहा। 10 दिसंबर का समय आया 1916 को। मद्रास से प्रकाशित होने वाले हिंदू अखबार में गैर ब्राह्मणों का घोषणा पत्र छपा। ध्यान देने योग्य है कि यह हमेशा चलता रहा है, ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों का संघर्ष, और इस संघर्ष की कड़ी में गैर ब्राह्मणों ने घोषणा पत्र छाप दिया, जिसमें ब्राह्मण ब्यूरोक्रेसी के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया गया। 15 अप्रैल 1920 को साहू जी महाराज ने कहा, केसरी तथा दूसरे अखबारों की गलत नीति तथा
षड्यंत्रों से सभी परिचित हैं। लिंगायत, जैन, इस व्यापारी वर्ग को क्या विधानमंडल में तराजू तोलना है? क्या किसानों को विधानमंडल में हल चलाना है? तेली, तंबोली, कुणबी, इन्हें हल नहीं चलाना है विधानमंडल में। ऐसे घृणित विचार अपने अखबारों में छापने की या सभाओं में बोलने की इन्हें लज्जा नहीं आती। अंग्रेजों से सत्ता छीनकर केवल पढ़े लिखे ब्राह्मणों के हाथों सत्ता सौंपना मुझे बिल्कुल ही मंजूर नहीं। यह छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा। महिलाओं और अछूतों के कष्टों की कोई सीमा नहीं थी, यानी असीमित कष्ट भुगत रहे थे। मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतियों के कानून, दाय भाग, मिताक्षरा, बहुपत्नीत्व, बाल विवाह, छुआछूत आदि कुरीतियां समाज में विद्यमान थी। कांग्रेस ने आरंभ में इन दबे कुचले वर्गों के प्रति सहानुभूति दर्शाई, किंतु बाद में लोकमान्य तिलक, दादा भाई नौरोजी, एनी बिसेंट आदि नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि सामाजिक सुधार यह कांग्रेस की प्राथमिकता नहीं है। हम राजनीतिक संगठन से हैं और हमें केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद से देश को आजाद करना है। आगे की घटना जो हुई वह भी एक मील का पत्थर साबित हुई भारत के संविधान के इतिहास में। माणगांव नागपुर बहिष्कृत वर्ग परिषद का आयोजन किया गया। इस परिषद का आयोजन 22 मार्च 1920 को किया गया। इसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और राजर्षि साहू जी महाराज के हाथ मिलाने से अछूतों तथा गैर ब्राह्मणों के राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई को बल मिला। दोनों महापुरुष एक साथ काम करने लगे और साहू जी महाराज के कोल्हापुर रियासत के माणगांव में दक्षिण महाराष्ट्र बहिष्कृत वर्ग परिषद आयोजित की गई। इस परिषद में 22 मार्च 1920 को साहू महाराज परिषद में उपस्थित हुए। आगामी विधानसभा मंडल में बहिष्कृत वर्ग के प्रतिनिधि उनकी जनसंख्या के अनुपात में तथा उनकी आवश्यकता के अनुसार पृथक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाए, यह प्रस्ताव परिषद में पारित किया गया। 30 मई 1920 ईस्वी को बहिष्कृत वर्ग की राष्ट्रीय परिषद नागपुर में आयोजित की गई। राजर्षि साहू जी महाराज इस परिषद के अध्यक्ष थे। शूद्र तथा अतिशूद्रों के अधिकारों की पैरवी करने वाले बहुत कम नेता थे। सन 1920 ईस्वी के दौरान जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन गए, तब साहू महाराज ने उन्हें गैर ब्राह्मणों के राजनीतिक अधिकारों की पैरवी करने के लिए कहा। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर लॉर्ड मॉन्टेग्यू से मिले। 3 फरवरी 1920 को डॉक्टर अंबेडकर ने राजर्षि साहू जी महाराज को एक पत्र लिखा तथा लॉर्ड मॉन्टेग्यू के विचारों से साहू महाराज को अवगत कराया। उन्होंने बताया, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं,
मॉन्टेग्यू हिंदी नरमपंथी नेताओं की बातें मानता है, तथापि मुझे पूरा विश्वास है कि वो गैर ब्राह्मण आंदोलन का तिरस्कार नहीं करेगा, अनदेखी नहीं करेगा। जिस समय संवैधानिक सुधार अधिनियम तैयार हो रहा था, उस महत्वपूर्ण मौके पर गैर ब्राह्मण आंदोलन की महत्ता को समझाने वाला कोई समर्थ प्रतिपादक वहां नहीं था। इसका मुझे खेद है। इसलिए गैर ब्राह्मण आंदोलन यह केवल ब्राह्मण विरोधी आंदोलन है। यह बात बड़ी चतुराई से अंग्रेजों के गले उतारी गई। ऐसा अक्सर होता है कि जब दूसरा पक्ष कमजोर होता है या वहां पर उपस्थित नहीं होता है, तो एक ही पक्ष मौका पाकर और मनमाने तरीके से अपने पक्ष को रखता है, जिससे सामने वाला एक तरफा फैसला कर लेता है, और यही कुछ हुआ। इसलिए वर्तमान समय में अंग्रेज इस आंदोलन को इसी गलत दृष्टिकोण से देखते हैं। 6 मई 1922 ईस्वी को राजर्षि साहू जी महाराज का दुखद निधन हो गया। उनके बाद गैर ब्राह्मण बहुजन समाज में कोई सक्षम नेता नहीं उभरा। बाद में गांधी ने गैर ब्राह्मणों की राजनीतिक पार्टी ब्राह्मणेतर पार्टी में फूट डाली तथा गैर ब्राह्मणों यानी बहुजन समाज के राजनीतिक अधिकारों का संघर्ष समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे।